इशू होता है, तो पहले वो करा रहा हूँ और कुछ फिर एडवांस चीज़ें, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर अपनी क्लास को लेके आगे चलेंगे। राइट जी, सो some basics right now. All right जी, I'll keep letting kids in who join. मैं आपको यूनिट 1 से माइक्रो के कुछ बेसिक चीज़ें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, जिसमें बच्चों को बार बार राइट टिल द एंड कंफ्यूजन रहती है, तो लेट्स ट्राई एंड एलिमिनेट इट बिफोर यू टेक योर एग्जाम टुमारो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हुज जॉइंड, और मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बना के ये शेयर भी कर दूंगा, तो इम्पॉर्टेंट फॉर P1। राइट जी, सो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रिवॉर्ड्स और बेसिक डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी कुछ बच्चे और आए हैं, बाबर मियां। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन हु जॉइंड। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की एक डेफिनेशन अब लिखने का टाइम नहीं है, मैं जल्दी से बस एक दफ़ा बोल देता हूँ ताकि वी सेव आवरसेल्व्स सम टाइम। So, land is all natural resources used to produce goods and services, और land का reward is called wages in economics. Oh, sorry, yes, sorry. मैं बच्चों के आने के चक्कर में था। थैंक यू सो मच। गुड किड्स आर अ ब्लेसिंग। तो गलती हो जाए वो ठीक कर देते हैं, मैंने बिल्कुल गलत कर दिया जी। लैंड का रिवॉर्ड इज रेंट। थैंक यू। लेबर का रिवॉर्ड सॉरी इज वेजेस। और कैपिटल, जो अक्सर बच्चे गलत कर जाते हैं, दो बातें कैपिटल में समझिएगा। इट इज नॉट मनी। इकोनॉमिक्स में कैपिटल इज नॉट मनी। फाइनेंस बिजनेस अकाउंट्स में है, इकोनॉमिक्स में इसका मतलब है मैन मेड रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। लेबर इज फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, और इसका रिवॉर्ड इज इंटरेस्ट, जो बैंक इंटरेस्ट होता है, सूद, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एंड रिटर्न ऑन सेविंग। राइट जी, उसके बाद हमारे पास, हाँ 50 बच्चे हो गए। उसके बाद हमारे पास है एंटरप्राइज, विच इज द रिस्क टेकिंग एबिलिटी ऑफ अ पर्सन कॉल्ड एंटरप्रेन्योर who combines all the other factors of production with the aim of making a profit। तो ये उसका, जी मेरा बेटा, श्योर मेरे बेटा, जब आप आओगे बैटरी कर दूंगा। राइट जी, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डेफिनेशंस भी हमने कर ली। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। लैंड का रेंट, लेबर की वेजेस, कैपिटल का इंटरेस्ट और एंटरप्राइज का प्रॉफिट। स्कार्सिटी, आई डोंट थिंक आई नीड टू राइट डाउन। अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। तो स्कार्सिटी तो सब बच्चों को, वो एमसीक्यू भी ठीक कर लेते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन व्हेन वी मेक अ चॉइस, तो उसके भी एमसीक्यूज काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। बस आपने देखना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या बिल्डिंग की कॉस्ट, वो कभी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। जो गिव अप कर रहे हो, जो नहीं बना रहे, जो नहीं खरीद पा रहे, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। उसके बाद मेरा बेटा, आपका जो मेन टॉपिक पहले चैप्टर का टेस्ट होता है वो है पीपीसी। अब हम पीपीसी पे थोड़ा सा बहस करेंगे कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट, एंड विल फिक्स इट इंशाल्लाह जहां भी कॉन्सेप्ट में ग्लिच है। सबसे पहला पीपीसी के अंदर जो प्रॉब्लम आता है बच्चों को, वो है शेप्स ऑफ पीपीसी। आई थिंक आई हर्ड अ किड, लेकिन आया नहीं है। चले, जब दोबारा आएंगे तो मैं एंटर कर दूंगा। पीपीसी में शेप्स ऑफ पीपीसी, तो पहली है स्ट्रेट लाइन
ये क्या शो करता है बच्चों, मुझे बताएंगे आप लोग? स्ट्रेट लाइन पीपीसी का क्या मतलब होता है? होमोजेनस रिसोर्सेज, आइडेंटिकल, दोनों कामों के लिए इक्वली एफिशिएंट। और इसके रिजल्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसी होती है? गुड वाई, गुड एक्स, कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेट्स से 10, 5। हमने पहला एक्स बनाया, ये दो छोड़े, 8 रह गए। फिर हमने दूसरा एक्स बनाया, ये 6 रह गया। तो हर दफा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज, सारे करवाएं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट ड्यू टू homogeneous या homogeneous resources which are equally efficient एट मेकिंग बोथ गुड्स। ना कोई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है वर्कर्स को, ना ही लैंड को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, और बड़े आराम से हम दूसरी कोई भी चीज़ बनाना चाहें बना सक रहे हैं विदाउट रेजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरी शेप है इसके अंदर आउटवर्ड बेंडिंग पीपीसी या कॉन्केव्ड शेप भी बोलते हैं, CONCAVE। इसमें यूं करके बना हुआ होता है, गुड वाई, गुड एक्स, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसके अंदर राइज करती है। एवरी टाइम वी मेक मोर गुड एक्स, वी हैव टू गिव अप greater number of good y for every extra good x. So this is because of non homogeneous resources which are not equally efficient at making both goods. They need training, they need to be adjusted, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती है। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज डू नॉट बी शाय, राइट जी? और उसके बाद आपकी आ जाती है लास्ट शेप, बैकवर्ड बेंडिंग पीपीसी। तो ये है बैकवर्ड बेंडिंग पीपीसी। इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉल कर रही होती है। यस, रिसोर्सेज आर मोर एफिशिएंट एट मेकिंग वन गुड, फॉर एग्जांपल एक्स। ठीक हो गया? तो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हर दफा कम 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 होती जाएगी। सो फार वी हैव लर्नड सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि जी हमारे रिवॉर्ड्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड का रेंट है, लेबर का वेजेस, कैपिटल मनी नहीं है, इंटरेस्ट इसका रिवॉर्ड है। दिस आर मैन मेड रिसोर्सेज, चाहे वो गाड़ियां हों जो बिजनेस के लिए यूज हो रही हो, मशीनरी हो, एक छोटे से स्क्रू ड्राइवर से पूरी पूरी फैक्ट्री, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कैपिटल में आ जाते हैं मेरे बच्चों। और उसके अलावा, एक सेकेंड, लेट मी आस्क फॉर माई चार्जर बिकॉज ये मेरा चार्जर खत्म हो रहा है बेटे। और उसके बाद आ जाता है जी, अच्छा इसमें वो क्वेश्चन पूछता है विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन is needed first to set up a business। वो कौन सा होगा? एंटरप्राइज। बच्चे लैंड ले लेते हैं, नहीं बेटे, एंटरप्राइज ही लैंड खरीदता है, एंटरप्रेन्योर ही खरीदता है ना, लेबर को भी वही हायर करता है और मशीनरी को भी वही एंगेज करता है काम के लिए। इसके अलावा वो कभी कभी पूछता है विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉन ह्यूमन और नीड्स अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू बी प्रोड्यूस्ड। ये कौन सा है? कैपिटल, मशीनरी वगैरह खुद नेचुरल नहीं है, उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है, और नॉन ह्यूमन भी है। अब अगर आप गौर से देखें, बाकी तीनों, लैंड भी नेचुरल है, लेबर भी नेचुरल है, और एंटरप्राइज भी नेचुरल है। ठीक है? सो अननेचुरल सिर्फ कैपिटल है, और सबसे पहले एंटरप्राइज चाहिए होती है टू सेटअप अ बिजनेस। फिर हमने पीपीसी को देखा। स्ट्रेट लाइन पीपीसी का मतलब है कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। होमोजीनियस रिसोर्सेज की वजह से मुसलसल हर एक्स्ट्रा एक्स के लिए हम दो वाई छोड़ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ नहीं रही। और आउटवर्ड बेंडिंग पीपीसी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ रही होती है ड्यू टू नॉन होमोजीनियस रिसोर्सेज, और बैकवर्ड बेंडिंग पीपीसी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉल हो रही होती है ड्यू टू resources being more suitable for one type of good. Any bacha, any confusion? All right.
जी जी। बैकवर्ड में देखो, अगर मैं आपको यहाँ लेबल्स कर दूं, लेट्स से 10 and 10, तो हमने जब ये पहला बनाया तो हमने दो छोड़े। अब जब हमने ये दूसरा बनाया, हमने चार छोड़े। जब हमने तीसरा बनाया, मजीद तीन छोड़े। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जा रही है फॉर एवरी एक्स्ट्रा एक्स। समझ आ रही मेरी बात? इंक्रीजिंग नहीं, डिक्रीज हो रही है मेरे बेटा, सॉरी। पहले हमने चार छोड़े, फिर तीन छोड़े। ठीक है, सॉरी, कम होती जा रही है। राइट, सो आई एम जस्ट चेकिंग। नो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ पीपीसी। Most common mistake that I see students make in PPC is unemployment. तो मैं इसको बड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। Unemployment does not shift PPC. There is just movement from PPC to inside, या unemployment कम हुई है तो inside PPC towards PPC. There is movement inside or towards PPC. राइट मेरे बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे अक्सर गलत कर जाते हैं। तो लेट्स मूव ऑन फर्दर। लेट मी एक्चुअली गेट माय चार्जर, आई एम गेटिंग अ लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड बाय दैट, जस्ट अ मोमेंट। यस, क्योंकि अब अपने हमने ड्राइंग श्राइंग करनी है, तो ये ना हो कि हमारे पास चार्ज ना हो उसका। राइट बच्चों, सो दिस इज दैट। अब मेरे बच्चों, शिफ्ट ऑफ पीपीसी। क्यों पीपीसी शिफ्ट होता है? शिफ्ट्स ऑफ पीपीसी आर वेरी सिंपल। इट इज ड्यू टू इंक्रीज, हाँ, या इम्प्रूवमेंट, ठीक है, या क्वांटिटी बढ़ जाए या क्वालिटी बढ़ जाए, एंड डिक्रीज, डिक्रीज या वर्सनिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब वो तो रीजंस है ना, लेकिन मेन वजह क्या है? रिसोर्सेज या बेहतर हो जाएं या ज़्यादा हो जाएं, या कम हो जाएं, या उनकी क्वालिटी कम हो जाए। तो ये आपने शिफ्ट्स के हिसाब से अच्छी तरह देखना है। इसमें आम तौर पे शिफ्ट्स बाकी बच्चे सही कर लेते हैं। दो चीज़ों में उनको कन्फ्यूजन आती है। जब बात करो स्कूल लिविंग एज की, स्कूल लिविंग एज अगर कम हो रही है, यानी बच्चे यूनिवर्सिटीज नहीं जा रहे, स्ट्रेट अवे जॉब पे जा रहे हैं, तो उससे पीपीसी राइट पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि लेबर की क्वांटिटी बढ़ जाती है। और रिटायरमेंट एज अगर बढ़ाई जाए, उससे भी पीपीसी राइट पे शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि जो लोग 5 साल पहले ही जॉब छोड़ देते, रिटायर हो जाते, अब वो तजर्बाकार लोग 5 साल और काम करेंगे, तो अपना हमारा पीपीसी बाहर शिफ्ट होगा। एक बार फिर बोल दूं, अनएम्प्लॉयमेंट डज नॉट शिफ्ट पीपीसी। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन अभी तक के टॉपिक्स में? एक बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन यूनिट। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो इसको मैं बोल्ड करके रेड कर देता हूं ताकि आप लोगों को इसकी इंपॉर्टेंस जरा समझ आए। पहली क्लास में ज़्यादा मैं यही बातें करके फिर आपको पेपर करवाऊंगा, और फिर वो कंपैरेटिव एडवांटेज वाले चंद टॉपिक्स जिन पे ज़्यादा मसले आते हैं बच्चों को, उन पे हम जाएंगे। राइट जी, प्लीज़ डू नॉट लीव द क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। द कैलकुलेटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वन यूनिट, तो इसका फॉर्मूला है गिवन अप गुड ओवर मेड गुड। जो बना रहे हो वो नीचे लिखोगे, जो छोड़ रहे हो वो ऊपर। तो अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ड्रॉ करके। सॉरी, क्या कह रहे हैं? वो उस पे जब जाएंगे तो जाएंगे, अभी फिलहाल ये कर रहे हैं। लेट्स से जी, ये पीपीसी बना हुआ था और पॉइंट ए पे वो कह रहा है
10 गुड वाई, 20 गुड एक्स, और यहाँ पे 30 लिख रहे हैं और यहाँ पे 20। तो पहली तो एक बात ये समझे कि भाई अगर वो पॉइंट ए पे है, टू मेक 20 गुड एक्स ही हैज टू लीव 10 गुड वाई। समझ रहे हो? अगर यहाँ पे 10 ना होता, 15 होता, तो 5 बन जाते। समझ आ रही है बात? और दूसरे नंबर पे एट पॉइंट ए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। हम गिव अप कर रहे हैं 20 to 10 यूनिट्स और बना रहे हैं 20। सो फॉर एवरी 1 एक्स वी आर गिविंग अप 0.5 वाई। सब बच्चों को ये बात समझ आ गई? ओके, थैंक यू। उस पे जाएंगे बेटे। उसके बाद मेरा बेटा हम चलते हैं चैप्टर 1 की ही छोटी छोटी चीजें। एक्चुअल एंड पोटेंशियल ग्रोथ। जी जी बाबर, बताएं बताएं क्या कह रहे हैं? अ, क्या कह रहे थे, सॉरी? यही कर रहा हूं जी। एक्चुअल वर्सेस पोटेंशियल ग्रोथ। अब मैं एक बच्चे को एंटर करके मैं आपको इसका जरा अच्छी तरह समझा देता हूँ। वो ये दमकना 2 बार क्यों ज्वाइन कर रही है? बस एक ही बार करते हैं इसको। दमकना, आपने 2 डिवाइसेस से शायद लिंक भेज दिया था। आर यू इन द क्लास? दमकनत, आर यू इन द क्लास? ओके। दिस इज एक्चुअल ग्रोथ। जब हम फ्रॉम अ पॉइंट इनसाइड पीपीसी टुवर्ड्स पीपीसी आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, अनयूज रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, हम उनको यूज करना शुरू हो जाते हैं, तो ये एक्चुअल ग्रोथ है। इसमें एक्चुअल जीडीपी बढ़ता है। और पोटेंशियल ग्रोथ इज शिफ्ट ऑफ पीपीसी टू द राइट। अगर लेफ्ट पे हो तो नेगेटिव पोटेंशियल। सॉरी सॉरी सॉरी। एक्चुअल इज शॉर्ट रन, पोटेंशियल लॉन्ग रन। तमकनत, आप क्लास में है ना? आपके नाम से फिर कोई आ रहा है, मुझे बताइए, आई यू इन द क्लास? कर देता हूं, शायद वही है। चलें जी। शिफ्ट ऑफ पीपीसी टू द राइट इज पोटेंशियल ग्रोथ। हमारा प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ गया, हमारा पोटेंशियल जीडीपी बढ़ा, करंट जीडीपी नहीं बढ़ा। एक ये हो गया जी। उसके बाद मेरे बच्चों हम आते हैं टुवर्ड्स यूनिट 1 के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ये क्या होती है जी? Opinion based value judgment. Normative statements are opinions, value judgments, और इनका मेन क्राइटेरिया क्या है मालूम करने का? कैन, हाँ, कैन नॉट बी वेरीफाइड, रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। कोई लैब नहीं जिसमें चेक कर सको। एग्जाम्पल्स और इन्हीं से आप पहचानेंगे। मेनली शुड लिखा हो, नॉर्मेटिव है। गुड, बेटर, बेस्ट, priority, harmful, desirable, deserving, etc. are normative words. जो फैक्ट है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर फैक्ट्स। झूठ सच जरूरी नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर फैक्ट। तो बेसिकली ये फैक्ट बेस्ड है।
कैन बी वेरीफाइड, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इसमें कोई शुड, डिजायरेबल, डिजर्विंग, हार्मफुल, बेन अपना यू नो फ्रूटफुल, इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं आएगी। सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? ये एक आसान सा एमसीक्यू होता है और बच्चे गलत कर जाते हैं। सो ट्राई एंड स्टे वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दीज टू। इसको मैं एक बार बोल्ड करके कलर भी इसका चेंज कर देता हूं ताकि ये इंपॉर्टेंस में आ जाए। जी मेरे बच्चों, ये हो गई हमारी पॉजिटिव नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। एक और कॉन्सेप्ट विच अगेन इज वेरी बेसिक बट बच्चे गलती करते हैं, टाइम पीरियड्स। शॉर्ट रन क्या होता है जी? सॉरी, क्या कह रहे हैं बाबर? यस, ये कोई टाइम, साल, महीने, दिन नहीं है इकोनॉमिक्स में। वेयर एटलीस्ट वन factor of production is fixed. Oh, at least one factor of production is fixed। और नॉर्मली ये कैपिटल होता है, जो शॉर्ट रन में पास इतना टाइम नहीं है कि मशीनरियां फैक्ट्रियां खड़ी कर सकें, तो वो शॉर्ट रन रहता है जी। अब आ गया लॉन्ग रन। ये क्या होता है? ऑल फैक्टर्स बिकम वेरिएबल। और एक और जो कि A2 का है, लेकिन लेट्स डू इट, वेरी लॉन्ग रन। ये क्या होता है? टेक्नोलॉजी चेंजेस, द वे गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड चेंजेस। हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में कोविड 19 में वेरी लॉन्ग रन आया था। हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट किया था और उसके रिजल्ट में आज हम ये क्लास भी कर पा रहे हैं, वरना टीचर्स को पता ही नहीं था कि ऑनलाइन मेथड भी होते हैं। तो ये हो गया जी हमारा पहला चैप्टर। कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? अब यूनिट 2, डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम। इसके बस ईडी पैम्स मैं नाम लिख देता हूं। जी मेरा बेटा। जी बेटे, मैंने 3 साल के खुद करवाने थे। अनफॉर्चुनेटली मैं वो गांव चला गया तो कुछ रह गए, लेकिन 3 साल के मैंने कहा था कि 23, 24, 25 मैं करवाऊंगा, आप लोग 21, 22 कीजिएगा, या कम से कम 22 कर लीजिएगा। 4 साल अब कर ले, ठीक है, टाइम थोड़ा है। तो ईडी पैम्स आर डिमांड फैक्टर्स, और इसी के अंदर ये शिफ्ट करते हैं डिमांड कर्व को। और इसके अंदर, बल्कि इससे पहले ही कर दूं एक और चीज कि प्राइस चेंज डज नॉट शिफ्ट डिमांड और सप्लाई। गुड की अपनी प्राइस चेंज हो तो डिमांड एंड सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होते। हाँ, दूसरी गुड की प्राइस चेंज हो, इनकम, फैशन, टेस्ट वगैरह चेंज हो, कुछ इस तरह का एक्सटर्नल फैक्टर हो, ईडी पैम्स जो अपना जैसे हैं, उसकी वजह से शिफ्ट होते हैं। आर डिमांड फैक्टर्स इंक्लूडिंग डायरेक्ट टैक्सेस। बच्चे, डायरेक्ट टैक्सेस को सप्लाई शिफ्ट कर देते हैं, ये डिमांड का फैक्टर है। और रिवेंटिस हमारे सप्लाई फैक्टर्स हैं, जिसमें मेजरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व, और अगर कम हुई तो लेफ्ट पे। तो इसके अंदर इंक्लूडिंग इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब मेरे बच्चों, यहां पे एक दो बातें आपसे मैंने पूछनी है जल्दी से। ईडी पैम्स की टर्म कोई बच्चा मुझे बता दो क्या है जी? इंटरेस्ट रेट। परफेक्ट, बिल्कुल। इनकम्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट्स, population, advertisement, media and other factors, substitutes and complements। अब जरा याद रखिएगा, सब्सटीट्यूट्स का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। एक की प्राइस बढ़े, दूसरे की डिमांड गिरेगी। कॉफी महंगी हुई,
लोगों ने कॉफी कम खरीदी, डिमांड फॉर टी राइट पे शिफ्ट हो गई, लोगों ने टी ज्यादा खरीदी। और कॉम्प्लीमेंट्स का नेगेटिव होता है, ये जॉइंटली डिमांडेड होती हैं, जिसका मतलब है बैट एंड बॉल इकट्ठे यूज्ड हो रही हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। एक की प्राइस बढ़े, दूसरे की डिमांड गिरती है, बैट महंगे हों, बॉल्स की डिमांड गिरेगी। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? नेगेटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट्स पॉजिटिव, कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव। ऑलराइट बच्चों, अब सप्लाई में एक कॉन्सेप्ट जो बच्चे बहुत गलत करते हैं, जॉइंटली सप्लाइड गुड्स। ये क्या होती है? मीट एंड लेदर, बहुत अच्छा टाइम है, आज ईद है, गोश्त की डिमांड बढ़ी थी, लेदर की सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ गई और उसकी प्राइस गिर जाएगी। इफ डिमांड फॉर मीट rises, more animals will be slaughtered and supply of leather will rise and its price supply बढ़ने से will fall। सब बच्चों को समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई मसला यहाँ पे? जॉइंटली सप्लाइड इज अ थॉर्न इन द फ्लैश फॉर किड्स, अक्सर गलत कर जाते हैं। जॉइंटली डिमांडेड कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जॉइंटली सप्लाइड गुड्स आर जो एक ही सोर्स में से निकल रहे हैं। गंदम के पौधे में ही वीट का दाना होता है और उसी में से स्ट्रॉ निकलता है, जब उसको थ्रैश करते हैं तो जॉइंटली सप्लाइड। हनी कॉम्ब जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उसी में से हनी निकलता है और उसी में से एक वैक्स निकलती है, बीज वैक्स, जो मेडिसिन बनाने में आती है। तो अगर हनी की डिमांड बढ़े, लोग ज्यादा छत्ते लगाएंगे, बीज वैक्स की सप्लाई कर्व राइट पे शिफ्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ऑलराइट जी, सो दैट्स दैट। अब मेरे बच्चों, फंक्शंस ऑफ प्राइस, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। 4 फंक्शंस हैं जी: rationing, incentive, allocation and signal। सब एक ही चीज है तकरीबन। रैशनिंग जी मेरा बेटा, बता रहा हूं। रैशनिंग मीन्स इफ प्राइस राइजेस, पुअर एंड मिडिल क्लास कैन नॉट अफोर्ड द गुड, रिच स्टिल कैन। तो रिच रैशनड इन हो गए, गरीब रैशन आउट हो गए। प्राइस ने डिसाइड कर दिया कि आप नहीं खरीद सकते। समझ आ गया बाबर? इंसेंटिव, प्राइस बढ़े, प्रोड्यूसर का इंसेंटिव है ज्यादा बेचूं, उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। एलोकेशन, प्राइस बढ़े, प्रोड्यूसर का इंसेंटिव है कि मैं अपने रिसोर्सेज ज्यादा इस गुड पे एलोकेट करूं, मुझे प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है। सिग्नल भी वही चीज है, प्राइस का राइज एंड फॉल होना प्रोड्यूसर्स को सिग्नल देता है कि प्राइसेस बढ़ रही हैं, भाई डिमांड ज्यादा है, इस मार्केट में आ जाओ, या प्राइसेस गिर रही हैं, डिमांड कम है, इस मार्केट से निकल जाओ। तो ये हैं 4 फंक्शंस ऑफ प्राइस। एनी वन, एनी कंफ्यूजन बच्चों? All right, Ji, very nice. Let's move on to the next part, elasticities. For some reason, elasticities की कैलकुलेशन में बच्चे और कुछ कॉन्सेप्ट्स में बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। तो इवन इफ इट टेक्स पार्ट ऑफ नेक्स्ट क्लास मुझे मैक्रोस में करवाना पड़े, मैं इलास्टिसिटीज को अच्छी तरह करवाता हूँ। सबसे पहले पीईडी, व्हाट इज द फॉर्मूला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा ऊपर आएगी, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इटसेल्फ, ऑलवेज नेगेटिव साइन। तो पीडी का मतलब बच्चे समझते हैं कि -0.5 और -1.5 में -1.5 ज्यादा इनइलास्टिक है। नहीं बेटे, 1 से ऊपर इलास्टिक, लेस देन 1 इनइलास्टिक, माइनस तो इसकी रिलेशनशिप की नेचर है, ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद पीईएस, क्या फॉर्मूला है जी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड।
over percentage change in price. सेम हमेशा प्राइस नीचे, इनकम नीचे, क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाइड ऊपर, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है बिकॉज सप्लाई। जी मेरा बेटा। बेटे वाई डी पॉजिटिव होगी ना, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पी डी सब गुड्स की नेगेटिव होगी। ओके। अब मेरा जी जी जी, गिफिन गुड्स ए टू में है मेरा बेटा, इंफीरियर और नॉर्मल सिर्फ इसमें। इसका है जी परसेंटेज चेंज इन quantity demanded divided by percentage change in income। इसमें नॉर्मल इंफीरियर आती हैं, सो नॉर्मल पॉजिटिव साइन, इंफीरियर नेगेटिव साइन। समझ आ गया? क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैं बल्कि कॉपी कर लेता हूं, मैं मुसलसल एक ही चीज बार बार लिखे जा रहा हूं। Percentage change in quantity demanded of good A, let's say coffee, and percentage change in price of good B, let's say चीनी अगर कॉम्प्लीमेंट है, और टी अगर सब्स्टिट्यूट है। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट्स हमेशा positive relationship. If price of one rises, demand for the other rises and vice versa. और कॉम्प्लीमेंट्स जो कि इकट्ठे ज्वाइंटली डिमांडेड होते हैं उनकी नेगेटिव होती है एक्सीडी। ठीक है, अगर वो आपको सिर्फ साइन और नंबर्स दे रहा है तो आप इसी से जज कर सकते हो। अब एक बार मैं पूछता हूं, वाई ई डी नेगेटिव, ये कौन सी गुड है? वाई डी, वाई डी, वाई डी। सही तरह बोलें दोबारा, शाबाश। हाँ, वाई डी नेगेटिव मीन इंफीरियर गुड, इनकम बढ़ी उसकी डिमांड गिरी। एंड वाई ई डी पॉजिटिव मीन्स नॉर्मल गुड। बेटे सबको समझ आ गया? ओके जी। एक्सीडी पॉजिटिव मीन्स, अब बोलें जो आप बोल रहे थे पहले, सब्स्टिट्यूट्स एंड नेगेटिव मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। समझ आ गया सब बच्चों को? ऑल इलास्टिसिटीज में नंबर्स का मतलब सेम है। नंबर्स मीन सेम, मीन्स ग्रेटर देन वन, ये ग्रेटर का साइन है, ओहो, ग्रेटर देन, अरे यार ये क्या कर रहा है, चलो वन मीन्स, क्या आंसर करूं? इलास्टिक, इन इलास्टिक, इलास्टिक, लेस देन वन, इन इलास्टिक, सब में जीरो मीन्स, बताएं। शाबाश, इसमें बच्चे गलतियां करते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक, कोई चेंज नहीं डिमांड पे, इनकम चेंज हो रही है या दूसरी गुड की प्राइस या अपनी गुड की प्राइस, सप्लाई का भी सेम है। ओके जी। एंड इन्फिनिटी मीन्स परफेक्टली इलास्टिक, और आखिरी चीज वन मीन्स यूनिटरी। बिल्कुल ठीक है, यानी जितने परसेंट प्राइस में चेंज उतना डिमांड में, जितने परसेंट इनकम में चेंज उतना डिमांड में। राइट जी। अब ये हो गए हमारे
लेट मी चेक, कोई बच्चा तो नहीं आया ये शख्स अपना, यस, सो दैट्स दैट। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। मैं एक दफा आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूं। ये है पीईडी। इधर अगर प्राइस एंड क्वांटिटी लिखी हुई है तो मुझे बताएं ये उफ, इतना टेढ़ा जी। तो ये जो स्ट्रेट वर्ट, यार क्या कर रहा हूं मैं, शायद टेढ़ा बैठा हूं। लेट मी सेट अ लिटिल राइट, बिस्मिल्लाह, यस। ये डिमांड कर्व D0 क्या इलास्टिसिटी है? PD0। और ये वाला क्या है? इनफिनिट परफेक्टली इलास्टिक। ये वाला क्या है? D2 ग्रेटर देन 1 इलास्टिक। और ये वाला क्या है? D3 लेस देन 1 इन इलास्टिक। और ये क्या है? D4 इक्वल टू 1। परफेक्ट, शाबाश। अब इसी में वो क्या करता है, वो थोड़ा सा बच्चों को चकराने की कोशिश करता है और लेबल थोड़े से चेंज कर देता है। मसलन वो वाई एक्सिस पे रेवेन्यू या एक्सपेंडिचर लिख देता है, जो दोनों एक ही बात है। जो कंज्यूमर स्पेंड करते हैं वही फर्म्स को रेवेन्यू आता है। और इधर प्राइस दे देता है। अब मुझे बताएं ये कर्व कौन सी इलास्टिसिटी शो कर रहा है? प्राइस बढ़ रही है और साथ साथ रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ये कौन सी इलास्टिसिटी में ऐसे हो? इन इलास्टिक, नो, इन इलास्टिक लेस देन 1। प्राइस बढ़े, क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी गिरेगी। अब ये वाला आपका बन जाएगा इलास्टिक। समझ आ रही है बात? ठीक है, इलास्टिक। और हर प्राइस पे सेम रेवेन्यू, ये क्या होगा? नो, रेवेन्यू इन प्राइस का रिलेशनशिप, हर प्राइस पे सेम रेवेन्यू 10,000, ये यूनिटरी है। समझ गया मेरे बच्चों? इस तरह की वो आपसे थोड़ी बहुत चालाकी करेगा तो ये गलती। बेटे इनडायरेक्ट टैक्सेस तो सप्लाई को शिफ्ट करते हैं ना। उसके रिजल्ट में जब प्राइस चेंज होती है तो प्रोड्यूसर्स का रेवेन्यू गिरता है, वो एक अलग मामला है। आप मेरी बात समझे, प्राइस चेंज अलोंग द कर्व की बात हो रही है। ठीक है जी बेटे, एनीवन? जरा लाउडली पूछें, सॉरी। कौन सा यूनिटरी होता है? ओरिजिन से निकला हुआ अपवर्ड स्लोपिंग का। अभी मैं पीडी करवा रहा हूं ना। अब यहां पे हम आते हैं पीडी की आखिरी प्रैक्टिस पे। इधर उसने लिख दिया एक्सपेंडिचर यानी रेवेन्यू, और इधर लिख दिया क्वांटिटी। अब देखना आंसर बदल जाएगा। अब जो नीचे आ रहा है, क्वांटिटी ज्यादा बेचने से एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू बढ़ रहा है, ये कौन सी इलास्टिसिटी है? क्वांटिटी ज्यादा बेचने से रेवेन्यू बढ़ रहा है, इलास्टिक। और क्वांटिटी ज्यादा बेचने से ओ सॉरी, एक मिनट, रेवेन्यू कम हो रहा है, सॉरी, इधर कम हो रहा था, मैंने उल्टा बोल दिया। क्वांटिटी बेचने से रेवेन्यू कम हो रहा है तो ये इनइलास्टिक। और इधर देखो क्वांटिटी ज्यादा बेचने से रेवेन्यू बढ़ रहा है, इलास्टिक। समझ आ गई बात? और हर क्वांटिटी पे सेम रेवेन्यू रह रहा है, यूनिटरी। किसी को समझ ना आया हो ये डाइवर्जेंस? नहीं आया? ये देखो, इलास्टिक डिमांड, हम प्राइस कम करते हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, हमारा रेवेन्यू बढ़ जाता है। तो अगर ज़्यादा क्वांटिटी बेचने से रेवेन्यू बढ़ रहा है तो इलास्टिक,
कम क्वांटिटी पे रेवेन्यू बढ़ रहा है और ज्यादा क्वांटिटी बेचने से कम हो रहा है तो इनइलास्टिक। हर क्वांटिटी पे सेम रेवेन्यू रह रहा है तो यूनिटरी। समझ आ गई बात? ओके, अब मैं आपको मजीद इस पे कंफ्यूज नहीं करूंगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये क्या हो रहा है इसको? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। अब हम चलते हैं, सॉरी सब भेजूंगा मैं आपको। अब जी YED के कुछ मैं आपको फिगर्स शो कर रहा हूं। इधर आ गई इनकम और इधर आ गई क्वांटिटी। ये कौन सा ICC है? इनकम बढ़ रही है, साथ साथ उस गुड की क्वांटिटी ज्यादा बिक रही है, नॉर्मल गुड। और इसी में अगर इलास्टिक शेप हो तो वो लग्जरी बन जाएगी, और इन इलास्टिक हो तो नेसेसिटी। परफेक्टली इन इलास्टिक ये है नेसेसिटी, और इनकम गिरने पे क्वांटिटी बढ़ रही है, ये है इंफीरियर। अब मेरे ख्याल बच्चों को समझ आ गया। अब मेरे बच्चों इसमें एक जरा कॉन्सेप्ट लीजिएगा। ये है जी हमारा ये वाला यूनिटरी और प्लस इंफीरियर गुड, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है इनकम के साथ। इनकम गिर रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, यूनिटरी प्लस इंफीरियर है। जीरो से निकला हुआ यूनिटरी प्लस कौन सी गुड है? नॉर्मल, क्योंकि रिलेशनशिप नॉर्मल है, नेगेटिव पॉजिटिव है। एनी वन नॉट क्लियर ऑन दिस ड्रिफ्ट? अच्छा, जो बैकवर्ड बेंडिंग होता है उसकी शेप हमेशा यूनिटरी होती है, ये मानते हो आप? तो इसका रिलेशनशिप देखो, इनकम कम हो रही है, क्वांटिटी ज्यादा बिक रही है, इसका मतलब है इंफीरियर गुड है और यूनिटरी इलास्टिसिटी है। जीरो से निकला, यूनिटरी इलास्टिसिटी तो है लेकिन नॉर्मल गुड है, क्योंकि अपवर्ड स्लोप है, इनकम बढ़ रही है, साथ साथ क्वांटिटी बढ़ रही है उसी प्रोपोर्शन के साथ। समझ आ गया मेरा बेटा? क्या कह रहे हैं? बैकवर्ड बेंडिंग को मैंने लेबल किया है मेरा बेटा, ये देखो एरो लगाया है। यूनिटरी प्लस इंफीरियर, प्लस इंफीरियर लिखा हुआ है, दूसरे यूनिटरी को प्लस नॉर्मल लिखा है। इनके नाम दे दूं? ओके, इसको हम कर लेते हैं, वैसे ICC है, चलें आपको मैं D1 लिख देता हूं। D1 नेसेसिटी, D2 नॉर्मल, डी, इसको एक्सटेंड कर देते हैं, D3 इंफीरियर, D4 यूनिटरी एंड नॉर्मल गुड, और इसको करते हैं D5 यूनिटरी प्लस इंफीरियर। प्लस इंफीरियर मैंने उल्टा लगा दिए, इसको मैं एरो ये करता हूँ 5 के साथ। जी मेरा बेटा, यूनिटरी प्लस इंफीरियर, क्योंकि देखो इनकम गिर रही है, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, या बस ये समझना है आप लोगों ने। एवरीवन क्लियर? Okay, let's now move on to the last part of it, XED, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके अंदर लेबल्स ऑफ कोर्स होंगे, प्राइस ऑफ गुड ए या कॉफी, क्वांटिटी ऑफ गुड बी, टी या शुगर अगर कॉम्प्लीमेंट्स हैं, गुड बी। तो मैं जनरल डायग्राम बना रहा हूं, ये देखें, प्राइस ऑफ गुड ए कम हो रही है और क्वांटिटी ऑफ गुड बी बढ़ रही है। ये कर्व कौन सी गुड्स का है? कॉम्प्लीमेंट्स, परफेक्ट। प्राइस ऑफ गुड ए बढ़ रही है और गुड बी की डिमांड बढ़ रही है, तो ये बन जाएगा सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है जी, एक गुड की प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, दूसरे की क्वांटिटी पे कोई असर नहीं पड़ रहा, अनरिलेटेड। समझ आ गया मेरे बच्चों?
जंबल अब तो नहीं हो रहा माइंड में? ओके, लास्ट वाला जी, पीईएस का बस याद रखना, वो ही सेम चीज है, प्राइस क्वांटिटी, जीरो से निकला हुआ, नो मैटर व्हाट द शेप, ऊपर जा रहा है या यूं जा रहा है, इज ऑलवेज यूनिटरी, चाहे वो इस शेप का हो या इस शेप का हो, इट विल ऑलवेज बी यूनिटरी। अच्छा जी, अगर वाई एक्सिस से निकला हुआ है, एस एस वन कर लेते हैं इसको, इलास्टिक, और एक्स एक्सिस से निकला हुआ है, एस टू कर लेते हैं, ये inelastic no matter what the shape, and along the supply curve elasticity falls, जैसे along the normal demand curve, वो भी मैं बना देता हूं, PED falls as well। तो अब हम करते हैं आखिरी चीज। जी जी जी। नहीं नहीं नहीं, वो गलत कर्व लगा हुआ है। नॉर्मल डिमांड कर्व पीडी क्या होती है? पीईडी, जी मैं एक नॉर्मल डिमांड कर्व लगाऊंगा, ना इलास्टिक ना इनइलास्टिक, और उसकी पीईडी को हम डिस्कस करेंगे। एक नॉर्मल डिमांड कर्व सेंटर में ओरिजिन से निकली हुई लाइन पे यूनिटरी इलास्टिक होता है, -7 होगा, मैं इग्नोर कर रहा हूं, और अपर हाफ इज इलास्टिक, लोअर हाफ इज इनइलास्टिक। तो डिमांड कर्व पे भी ऑन द कर्व इलास्टिसिटी गिरती है, एंड सप्लाई कर्व के ऊपर भी। एवरीवन क्लियर? नहीं, जरूरी नहीं एक्सिस को टच करे, वैसे करना चाहिए इसको अल्टीमेटली। जी एवरीवन क्लियर? ना भी टच करे इट्स ओके। जी बच्चों, ये हो गई हमारी इलास्टिसिटीज। एनी क्वेश्चंस? हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सरप्लस एंड बर्डन्स थ्रू टैक्स, और फिर सब्सिडी, चले सब्सिडी बाद में करते हैं, पहले टैक्स करते हैं। ये यूनिट 4 आ गया है हमारा, ठीक है। अब इन क्लासेस के बाद इंशाल्लाह अब हम जो पेपर करेंगे 25 का भी कर लेते हैं, और आप लोगों को भेज भी देता हूँ, आप लोगों को बड़ा आसान लगेगा इंशाल्लाह। तो ये मेरा बेटा, उप्स व्हाट इज दैट, ओके, तो इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूँ अपने लिए, ताकि मेरे लिए ड्राइंग आसान हो जाए। जी मेरे बच्चों, मैं नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई लगा रहा हूँ, और फिर इसको आपको एक इक्वेशन सी बना दूंगा, डिमांड सप्लाई। पहला डिमांड कर्व भी हम एक्सेस से स्टार्ट करें ताकि हम सरप्लस दिखा सकें, और सप्लाई को भी इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी। अब इनडायरेक्ट टैक्स सप्लाई फैक्टर है, दूसरा सप्लाई का वो लेफ्ट पे आएगा, सप्लाई प्लस टैक्स, इक्विलिब्रियम आ गया E1 पे, प्राइस बढ़ के चली गई P1 कंज्यूमर के लिए, और क्वांटिटी कम होके Q1, वर्टिकल डिस्टेंस नई क्वांटिटी पे इज ऑलवेज द अमाउंट ऑफ टैक्स। प्रोड्यूसर को अब बच बचा के सिर्फ P2 मिल रही है टैक्स निकलने के बाद, ऊपर वाला हिस्सा इज कंज्यूमर बर्डन, और नीचे वाला प्रोड्यूसर बर्डन। सबको ये बात समझ आई? गवर्नमेंट को मिल रहा है P1 E1 P2 A, दोनों बर्डन, ये रेवेन्यू है गवर्नमेंट का, तो मैं यहां लिख देता हूं, गवर्नमेंट रेवेन्यू P1 E1, सॉरी E1 P2 A, प्रोड्यूसर इंसिडेंस या बर्डन is P1 E1, P को जरा साफ कर देते हैं, PC, ओ ये तो कंज्यूमर बर्डन था, सॉरी, इसको मैं मिटा के ठीक करता हूं। ऊपर जितनी प्राइस बढ़ी है वो कौन दे रहा है? कंज्यूमर, कंज्यूमर बर्डन, और नीचे हम करते हैं प्रोड्यूसर बर्डन।
प्रोड्यूसर बर्डन कितना है, नीचे वाला रेक्टेंगल पी पी टू सी ए। सब बच्चों को समझ आ गया? अब मैं इधर लगा रहा हूं, ए सी में यूज कर चुका हूं, तो इधर मैं बी लगा देता हूं और इधर एफ। अब कंज्यूमर सरप्लस बिफोर टैक्स कितना था, पी, बल्कि बी से स्टार्ट करते हैं, बी पी ई, बी पी ई। मैं इसको बी को कैपिटल करता हूं ताकि यहां पे कंफ्यूजन ना आए। और किसी को समझ ना आया हो बता दें जल्दी से, क्लास खत्म होने वाली है। और आफ्टर टैक्स कितना है कंज्यूमर सरप्लस, कोई नहीं बोल रहा, बी पी वन ई वन। और रिड्यूस्ड कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ है, एक ट्रेपीजियम पी वन पी ई वन ई। ठीक हो गया। इसी तरह प्रोड्यूसर सरप्लस को आप लोग खुद देख सकते हो, पी ई एफ। मैं लिख देता हूं यार, कुछ बच्चों को ये नहीं आता होता, तो आई शुडंट बी अ लिटिल बिट लेजी नाउ। अब जी, प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर टैक्स, फोर ठीक लिखते हैं, बिफोर टैक्स वाज एफ पी ई। हमेशा कर्व से स्टार्ट किए, सप्लाई कर्व से कंज्यूमर सरप्लस का एरिया और डिमांड कर्व से कंज्यूमर सरप्लस का। और आफ्टर टैक्स ये हो गया एफ पी टू ए। बस ठीक है, एफ पी टू ए मैंने कर दिया, ठीक है। और रिड्यूस्ड कितना हुआ है, पी पी टू ई ए। सब बच्चों को 100% आई होप क्लियर हो गया है। इधर मैं क्लास बंद करूंगा क्योंकि हमारी मीटिंग किसी टाइम भी खत्म हो सकती है। सो आई जस्ट क्लोज द क्लास हियर एंड सेव द डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट फॉर P1। और सेव करता हूं इसको डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है जी, आई पोस्ट द रिकॉर्डिंग एंड राइट अवे हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, मैं भी आपको भेज रहा हूँ। अच्छा 6 मिनट है, सॉरी, जस्ट वेट बच्चों, लेट्स फिनिश सब्सिडीज ताकि एक ही रिदम में ये हो जाए। और नीचे मैं एक आपको स्टेटमेंट दूंगा विच विल रियली हेल्प। कोई बच्चा कुछ पूछ रहा था? 6 मिनट है, बिल्कुल, थैंक यू बाबर जी। अब कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस एंड बेनिफिट थ्रू सब्सिडी, कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस एंड बर्डन की जगह आ जाएगा बेनिफिट, क्योंकि सब्सिडी दोनों को बेनिफिट देती है थ्रू सब्सिडी। इसको मैं बड़ा कर देता हूं क्योंकि लगता है ये लूज हो जाएगा इन द डायग्राम्स। बोल्ड कर लेते हैं इसको, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी से पता लगे कि हम क्या चीज पढ़ रहे हैं। अब सब्सिडी के डायग्राम में बच्चे बनाने में तो बहुत गलती करते हैं। कोइंसिडेंटली एक्चुअली गुड फॉर अस दैट वी डोंट हैव टू ड्रॉ इट इन P1। ऑल वी नीड टू डू इज नो द एरियाज, प्राइस, क्वांटिटी। डिमांड को भी हमने एक्सेस से स्टार्ट किया, नॉर्मल बना रहा हूं। सप्लाई को भी हमने पहली वाली एक्सेस से स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम, प्राइस, quantity. Now you all know supply curve shifts to the right as a result of subsidy. Equilibrium E1 पे आएगा, quantity बढ़ के Q1 पे और consumer के लिए price गिर के P1 पे। अब देखो नई quantity पे vertical distance between the two is the amount of subsidy per unit A1, P2 मिल रहा है प्रोड्यूसर को प्राइस। और इसको अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ऊपर वाला प्रोड्यूसर बेनिफिट ये उल्टा हो जाता है एंड नीचे वाला कंज्यूमर्स बेनिफिट बन जाता है। अब अगर मैं इसको लेबल कर दूं, ए बी मैं यूज कर चुका हूं, सी एंड डी, तो वही बात, कंज्यूमर सरप्लस वो सी पी ई। अब रह गया CP2, सॉरी CPE। अब CP1E1 बढ़ा है PP1BE1। प्रोड्यूसर सरप्लस वाज DEP।
अब हो गया है DAP2 और बड़ा है PP2EA। सबको समझ आ गया है? लिख दूं? श्योर श्योर श्योर। तो इसके अंदर कंज्यूमर सरप्लस बिफोर सब्सिडी हमारे पास था सी, डिमांड कर्व के ऊपर से स्टार्ट करें, पी ई, उसके बाद जी, हाँ, कंज्यूमर सरप्लस बेटे डिमांड कर्व से नीचे, प्राइस लाइन से ऊपर। हाँ ओ सीपीई देखो ना, डिमांड कर्व से नीचे है, प्राइस लाइन से ऊपर है। ये देखो, ये डिमांड कर्व चल रहा है मेरे बेटे, सी से स्टार्ट हुआ है, इक्विलिब्रियम तक गए, और ये प्राइस लाइन, ये सारा चंक कंज्यूमर सरप्लस है ना। नहीं नहीं नहीं, कंज्यूमर सरप्लस पे उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रोड्यूसर्स बेनिफिट है, कोई मसला नहीं है उसमें। ठीक है। आफ्टर सब्सिडी, इसी को कंफ्यूजन अपनी दूर करें। आफ्टर सब्सिडी इज कंज्यूमर को प्राइस मिल रही है P1, CP1 और E1, ये उसका सरप्लस है। प्रोड्यूसर सरप्लस बिफोर सब्सिडी वाज डी। ओके, मैं बाद में इसको रिकॉर्ड कर लूंगा, कोई मसला नहीं है। इसको हम